गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो इससे पहले मैं 18 प्रैक्टिस सेट अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर करवा चुका हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट नया आया है तो वो जाके प्ले लिस्ट में हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 के नाम से हमारी 18 क्लासों को देख सकता है, जो आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की हमें शुरुआत करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 30 जनवरी 1917 को किस घटना को लेकर हरियाणा में विरोध प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। तो हरियाणा का गठन और पंजाब का विभाजन, ये तो पहले की घटनाएं थी, इसका आंसर नहीं हो सकता। किसान आंदोलन, इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या आएगा, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा को लेकर। ठीक है, अब देखो 1970 है ये डेट और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाई बात थी 2 फरवरी 1970 की। कब की, 2 फरवरी 1970। और हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है जिसका नाम रखा जाता है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU। और इसकी स्थापना हरियाणा के किस जिले में की गई थी, तो ध्यान रखेंगे हिसार जिले में। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद इसका नाम बदल दिया गया और ध्यान रखेंगे इसका नाम कब बदला गया। ठीक है, और ये घटना थी 1991 की और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो ध्यान रखेंगे इसके नाम के आगे लगा दिया चौधरी चरण सिंह। ये जो हमारा हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में चौधरी चरण सिंह के नाम से है। अब बात आती है कि चौधरी चरण सिंह नाम इसका कब रखा गया था, तो वो 1991 को। चौधरी चरण सिंह कौन थे, तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा के भारत के ये चौधरी चरण सिंह है, ये हमारे भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए हैं। किसके, भारत के ये 7वें प्रधानमंत्री हुए हैं, इस बारे में आप ध्यान रखेंगे। और इस व्यक्ति की जो छवि थी भारत में वो एक किसान नेता के रूप में थी। किसके रूप में, तो ये जो छवि थी इसकी, ये किसान नेता हुए हैं। कौन है, वो हमारे चौधरी चरण सिंह, जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री, इसी के नाम पर रखा गया जो अपना हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है हिसार वाला, उसका नाम। ठीक है, तो इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 1970 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा हरियाणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, क्या हरियाणा वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है ये कब आया था। ठीक है, इसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद आप बताएंगे कि हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, हरियाणा में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी रहने वाली है। उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हैं कि भाई हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा में वो कहां पे रहने वाला है और किस नाम से है। उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हैं हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना और ये कहां पर स्थित रहेगा। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे भिंडावास के बारे में कि जो हमारा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुई थी। और उसके अलावा आप ध्यान रखेंगे खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कि जो खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना और किस जिले में ये रहेगा। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो इसी लाइन में हमारे पास आता है एक नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर के बाद अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे बीर शिकारगढ़ के बारे में। किसके बारे में, बीर शिकारगढ़ के बारे में। ये हमारा कहां पे रहेगा। इसके अलावा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है खोली रहतान के नाम से, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। और एक वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा हमारा कलेसर के नाम से, जो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके बारे में आप आंसर करेंगे। ठीक है, हो गए सारे 8 के 8 हो गए ना। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हरियाणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो ध्यान रखेंगे 1972 में आया था। कुल वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में 8 रहेंगे।
उसके बाद सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ध्यान रखेंगे अबूब शहर का नाम। किसका? अबूब शहर का नाम है। काला तितर पर्यटक स्थल भी इसी के अंदर है, अबूब शहर। और ये जो अबूब शहर है ये हमारा हरियाणा के सिरसा जिले में रहेगा, जिसको हम संतों की नगरी या वन नगरी के नाम से जानते हैं। राजा सारस इसके संस्थापक बताए जाते हैं। इसके अलावा जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें यह बताया था कि सिरस वनों की अधिकता के कारण इसका क्या हुआ है, इसका नामकरण हुआ है सिरसा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे अबूब शहर सिरसा के बारे में। इसका अगर एरिया की मैं बात करूं तो 28,492 एकड़ में ये फैला हुआ है। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। उसके बाद हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे ये हमारा छिलछिला रहेगा। कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हमारी धर्म नगरी 360 संगमों का तीर्थ कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। और ध्यान रखेंगे क्या आप? ध्यान रखेंगे ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये 71.45 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो डेट से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और इनको याद रखना भी बड़ा आसान है। कैसे? तो देखो 1987 में हरियाणा में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए थे। एक आप देख चुके हो सिरसा के नाम से। इसके अलावा एक हमारा स्थापित किया गया था नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी 1987 में स्थापित हुआ था। और वीर शिकारगढ़ है, ये भी कब हुआ था? 1987 में स्थापित। अगर आपसे पूछ ले सियार, लोमड़ी और बारासिंगा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, कोसड़ी रेवाड़ी में स्थित रहेगा। ध्यान रखेंगे किस जिले में है ये? तो जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हमारा रेवाड़ी जिले में है। वीर शिकारगढ़ की अगर बात की जाए तो ये हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। उसके बाद आ जाओ 1986 की डेट पर, और 1986 में हरियाणा में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य बने थे। एक तो हमने अभी अभी देखा छिलछिला के नाम से, और दूसरा भिंडावास। ठीक है, तो इस भिंडावास की स्थापना भी कब हुई थी? 1986 में। और यही हमारा क्वेश्चन था कि भिंडावास हमारा कहां पे रहेगा, तो वो रहेगा झज्जर जिले में। किस जिले में? झज्जर जिले में स्थित है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। किसके लिए प्रसिद्ध है ये वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ध्यान रखेंगे पक्षियों की प्रजातियों हेतु ये प्रसिद्ध रहेगा। हरियाणा में जितने भी हमारे जो पक्षियों की प्रजातियां है उनमें से 50% जो प्रजातियां वो अकेले भिंडावास में पाई जाती है। और जब इतनी जो हमारी पक्षियों की प्रजातियां भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है तो इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इसको संवेदनशील श्रेणी में कब रखा गया? जो हमारा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया? ध्यान रखेंगे 3 जून 2009 को इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद आगे आते हैं हम खप्परवास के बारे में कि जो हमारा खप्परवास है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, देखो खप्परवास है ये भी हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1991 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। उसके बाद खोली रहतान की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। और कलेश्वर की अपन बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में। ठीक है, खोली रहतान है ये हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। और कलेश्वर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में? यमुनानगर जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए धब्बेदार बिल्लियां कहां पर पाई जाती हैं, लाल जंगली मुर्गे कहां पे पाए जाते हैं, वो कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य में। लेकिन इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में बताया था आपसे कि एचएससी ने पूछ लिया था लाल जंगली मुर्गे हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं, और वहां पे यमुनानगर जिला हमारे ऑप्शन में नहीं था तो हमें किसके साथ जाना पड़ा था? वो हमें पंचकुला के साथ जाना पड़ा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये सारे की सारी स्थापना थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पटौदी नगर में किस क्रिकेटर खिलाड़ी का संबंध है? तो ध्यान रखेंगे ये नवाब पटौदी का जो नवाब है मंसूर अली के बारे में ध्यान रखेंगे। ये अपने भारत के
कप्तान हुए हैं। और ध्यान रखेंगे हरियाणा से ये भारतीय जो क्रिकेट टीम है इसमें प्रथम कप्तान हुए हैं। हरियाणा से भारतीय जो क्रिकेट की टीम है उसमें प्रथम कप्तान है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे नाम किसका, जोगिंदर राव का। ठीक है, जोगिंदर राव का संबंध बताएंगे कहां से रहेगा। इसके अलावा आप प्रीतम रानी शिवाच के बारे में बता सकते हैं, प्रीतम रानी शिवाच का संबंध कहां से रहेगा। इसके अलावा आप मेरे को गीता जोशी कई बार पढ़ा है ना आपने, तो आप गीता जोशी के बारे में बताएंगे कि गीता जोशी का संबंध कहां से है। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे एक नाम आता है शिवानी कटारिया का। किसका, शिवानी कटारिया के बारे में आप आंसर कर सकते हैं। शिवानी कटारिया के साथ साथ आप अनूप कुमार के बारे में ध्यान रख सकते हैं। किसके बारे में, अनूप कुमार। एक नाम आता है यजवेंद्र चहल। ठीक है, किसका, यजवेंद्र चहल का नाम आता है। एक नाम हमारे पास आता है किसका, तो वो आता है सुमन कुंडू का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सुमन कुंडू का संबंध कहां से है। इसी श्रेणी में एक हमारे पास कविता दलाल का नाम आता है। ठीक है, कविता दलाल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसी श्रेणी में हमारे पास एक संदीप सिंह का नाम आएगा। ठीक है, संदीप सिंह के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट आप मेरे को शिबा मेघनन के बारे में बता दीजिए। शिबा मेघनन का संबंध है ये किस खेल और किस जिले से रहेगा। देखो एक एक करके अगर मैं आंसर करूं, जोगिंदर राव ये खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। प्रीतम रानी शिवाच इनका संबंध हॉकी से हो जाएगा। किससे, हॉकी से। गीता जोशी की बात करें तो ये एथलीट से संबंधित हो जाएंगे। शिवानी कटारिया तैराकी से संबंधित हो जाएंगे। किससे, तैराकी से। अनूप कुमार की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे कबड्डी के प्लेयर रहेंगे। यजवेंद्र चहल ये क्रिकेट और शतरंज के प्लेयर हैं। ठीक है, क्रिकेट और शतरंज के खिलाड़ी। सुमन कुंडू की अगर बात की जाए तो सुमन कुंडू का संबंध ये रेसलर रहेगी। क्या रहेगी, ये रेसलर रहेगी, कुश्ती खेलती है। कविता दलाल की बात करें तो आपको पता है ये भी रेसलर और भारत की पहली महिला WWE में जाने वाली। संदीप सिंह की बात करें तो हरियाणा में दो संदीप सिंह रहेंगे। एक तो हमारे महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं जो कि पैदल चाल और पैरा ओलंपिक में गए थे। और एक संदीप सिंह आप सभी जानते हैं हरियाणा सरकार में वर्तमान में प्रिंटिंग और स्टेशनरी जो मंत्रालय है वो उनके पास रहेगा। पेहोवा से विधायक रहेंगे। ठीक है, और हॉकी के प्लेयर रहेंगे। और यहां पर हम संदीप की बात कर लेते हैं एथलीट वाले की, जो कि महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं। शिबा मेघनन है ये बास्केटबॉल खेलती है। क्या खेलती है, बास्केटबॉल खेलती है। अब देखो सबसे पहले इनके मैं जिलों की बात करूं, ये कौन कौन से जिले से संबंधित हो जाएंगे। जोगिंदर राव, प्रीतम रानी शिवाच, गीता जोशी, शिवानी कटारिया और अनूप कुमार, इन सभी का संबंध हरियाणा के गुरुग्राम जिले से रहेगा। ठीक है, इन सभी का संबंध हरियाणा के गुरुग्राम जिले से रहेगा। यजवेंद्र चहल की बात करा भाई तो इसका संबंध हरियाणा के जींद जिले से रहेगा। किस जिले से, जींद से। सुमन कुंडू और कविता दलाल की बात की जाए तो इनका संबंध भी हरियाणा के कौन से जिले से है, जींद जिले से है। और उसके बाद संदीप सिंह की आप बात करें तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं। शिबा मेघनन की बात की जाए तो हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित रहेंगे, बास्केटबॉल के खिलाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हो। और इसमें हरियाणा का एकमात्र खिलाड़ी जिसने भारत का दो गेम में प्रतिनिधित्व किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वो कौन हो जाएंगे, यजवेंद्र चहल। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन हुए हैं। देखो भाई जैन धर्म की बात आई है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है कि जैन धर्म को पूर्ण जीवित करने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, हरियाणा में क्या जैन धर्म को पूर्ण जीवित, जैन धर्म को पुनः जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, पुनः जीवित करने का श्रेय बताएंगे ये किस व्यक्ति को जाता है। उसके बाद आप बताएंगे हरियाणा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, जैन धर्म का प्रचार और प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है। उसके बाद एक आते हैं हमारे पास हरिभद्र सूरी। ठीक है, किसका नाम है, हरिभद्र सूरी का। एक आते हैं पुष्यप दंत। ठीक है,
पुष्यप दंत का नाम ध्यान रखेंगे, और एक आते हैं विबुध श्रीधर। कौन है? विबुध श्रीधर है, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं बात करूं हरियाणा में जैन धर्म को पुनः जीवित करने का श्रेय वो जाता है जीन वल्लभ सूरी को। किसको? तो ध्यान रखेंगे जीन वल्लभ सूरी है, इन्हीं को श्रेय जाता है हरियाणा में जैन धर्म को पुनः जीवित करने का। और इनका संबंध ध्यान रख लेंगे हास्य से इनका संबंध होता था। जैन धर्म का प्रचार प्रसार ये लोहाचार्य ने किया था। किसने? लोहाचार्य ने किया था। और इनका संबंध कहां से हो जाएगा? अगरोवा हिसार से। अगरोवा हिसार से हरिभद्र सूरी, पुष्यप दंत और विबुध श्रीधर की अगर बात की जाए तो ये तीनों ही व्यक्ति किनसे संबंधित हैं? ध्यान रखेंगे ये जैन धर्म के कवि हुए हैं। कौन है? ये जैन धर्म के कवि हुए हैं। अब तो आप आंसर कर ही सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा? विबुध श्रीधर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले कि हरियाणा में जैन मूर्तियां कहां से मिली है। हरियाणा में अगर जैन मूर्तियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें दो जगह ध्यान रखेंगे, एक तो चरखी दादरी का रानीला, ठीक है, रानीला, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? हांसी। यहीं से हमें जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो, इस क्वेश्चन को पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, तो ज्यादा इसके ऊपर हम कुछ करेंगे नहीं। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये हर्षवर्धन की रचना है। उसके बाद अग्रोवा धाम पूरे भारत में जाना जाता है, किसके कारण जाना जाता है अग्रोवा? तो ध्यान रखेंगे अग्रोवा जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण। ठीक है, अग्रोहा किसके कारण जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे महाराजा अग्रसेन। अब आपसे पेपर में पूछ लेगी ये जो अग्रोहा है इसका पुराना नाम क्या रहने वाला है? अग्रोहा का अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या पुराना नाम है, ये क्या रहेगा? ठीक है, उसके बाद एक आता हमारे पास क्या? हांसी। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? हांसी के बारे में इसका पुराना नाम है। ये क्या रहेगा? किसका? हांसी का पुराना नाम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम अग्रोहा के बारे में पढ़ लेते हैं। अग्रोहा का पुराना नाम बताया जाता है कि अग्रोदक हुआ करता था। क्या? अग्रोदक हुआ करता था। और ये अग्रोहा ध्यान रखेंगे अगर आपसे हरियाणा में पूछ ले कि संगीत के 7 स्वरों की ईंट हमें कहां से प्राप्त हुई है? क्या? संगीत के 7 स्वरों की जो ईंट है ये हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखेंगे ये हमें अग्रोहा से प्राप्त हुई है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के बारे में ये बताता है। इसके अलावा हमारे पुराने समय में जो सूर्य भगवान की जो मूर्ति है ये भी हमें कहां से मिली है? ठीक है, किसकी? सूर्य भगवान की। और वो किस समय की बताई जाती है? वो गुप्त काल की बताई जाती है। गुप्तकालीन सूर्य भगवान की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? गुप्तकालीन सूर्य भगवान की मूर्ति ध्यान रखेंगे, और ये भी हमें कहां से मिली है? तो ये भी हमें अग्रोहा से मिली है। हांसी का पुराना नाम क्या बताया जाता है? आसी बताया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस हांसी को किसने बसाया था। इसके हमारे पास दो पहलू है। हांसी को बसाने वाले कौन थे? तो उसका नाम बताया जाता है अनंगपाल। ठीक है, क्या? कौन है? अनंगपाल। और बताया जाता अनंगपाल ने अपने गुरु जिसका नाम था हस्कर, इसी के नाम पर हांसी को बसाया था। और दूसरा पहलू हमारे पास ये है कि एक जाट हुए हैं जिनका नाम है आशीराम। आशीराम जाट के द्वारा हांसी को बसाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। एक देखो हांसी आ ही गया तो हांसी से एक आप क्या ध्यान रख सकते हो कि भाई जो हमारा जॉर्ज थॉमस है इसने अपनी राजधानी बनाया था किसको? हांसी को। तो आपसे पूछेगा जॉर्ज थॉमस ने हांसी को राजधानी कब बनाया? किसने? जॉर्ज थॉमस ने अपने जो हांसी है इस हांसी को अपनी राजधानी कब बनाया? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जॉर्ज थॉमस ने हांसी को राजधानी बनाया था कब? 1797। जॉर्ज थॉमस का अगर आपसे निवास स्थान पूछ लिया जाए तो जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान क्या रहेगा? हिसार रहेगा। ध्यान रखेंगे, समझ गए। उसके बाद अगर बात की जाए हांसी से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई?
जाएगी। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में ध्यान रख लेंगे। और एक हमारे पास नेशनल हाईवे आता है जिसकी संख्या रहेगी 9, ठीक है। कौन सी? नेशनल हाईवे संख्या नंबर 9। और ये 9 नंबर हाईवे पे कौन बसा हुआ है? तो वो ध्यान रखेंगे, अगरोवा बसा हुआ है, ठीक है। कौन सा? अगरोवा बसा हुआ है। तो अगरोवा धाम पूरे भारत में किसके लिए फेमस है? महाराजा अग्रसेन के लिए, अगर गणराज्य की राजधानी होता था। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पे स्थापित किया? तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि भाई हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल किसके बारे में ध्यान रखेंगे? हरियाणा के प्रथम सैनिक स्कूल के बारे में ध्यान रखेंगे। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल ध्यान रखेंगे। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल, हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित हुआ? उसके बाद ध्यान रखेंगे हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहां पे स्थापित हुआ था? हरियाणा का प्रथम कॉलेज। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे हरियाणा का जो हमारा प्रथम क्या रहने वाला है यहाँ पे विश्वविद्यालय, ये कहां पर और कब स्थापित हुआ था? उसके बाद हरियाणा का प्रथम पॉलिटेक्निकल कॉलेज, हरियाणा का प्रथम पॉलिटेक्निकल कॉलेज, हरियाणा का प्रथम कानून विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम कानून विश्वविद्यालय के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। देखो भाई इनके आंसर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 कुंजपुरा में स्थापित हुआ था, ठीक है। कहां पर? कुंजपुरा। और ये कुंजपुरा कहां पे रहेगा? करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन से में? करनाल डिस्ट्रिक्ट में आएगा कुंजपुरा। और एक बार तो पेपर में ये पूछ लिया था कि कुंजपुरा रियासत की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखेंगे 1729 में कुंजपुरा रियासत की स्थापना निजाबत खान के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? निजाबत खान के द्वारा कुंजपुरा रियासत की स्थापना की गई। दूसरे सैनिक स्कूल की अगर बात की जाए तो मेरे भाई 2008 में स्थापित हुआ था। कहां पर? ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। अगर तीसरे सैनिक स्कूल की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे 2018 में स्थापित हुआ था, मातना हिल झज्जर का नाम है। उसके बाद हरियाणा का प्रथम कॉलेज, और हरियाणा के प्रथम कॉलेज की बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। डेट भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये कहां पे रहेगा? रोहतक में। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय तो बच्चा बच्चा जानता है, 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम से, 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम से। हरियाणा का प्रथम पॉलिटेक्निकल कॉलेज, इसकी स्थापना भी करनाल में हुई थी, ध्यान रखेंगे। और करनाल में वो स्थान नीलो खेड़ी। कौन सा स्थान? नीलो खेड़ी। और आपको पता है नीलो खेड़ी है वो करनाल जिले की कैसी सीट रहेगी? विधानसभा की आरक्षित सीट हो जाएगी। कहां की? करनाल की, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा का पहला कानून विश्वविद्यालय, और ये कानून विश्वविद्यालय की अगर अपन बात करें तो 2012 में स्थापना हुई थी। और ये हमारी एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा रहेगा? सोनीपत। कहां पर? सोनीपत में, ठीक है। तो इन चीजों को आप बेहतरीन तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था? तो आपको पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक बताए जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले आर्य समाज की पहली शाखा हरियाणा में कहां पर आई थी, तो वो रेवाड़ी में ही आई थी। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी आए तो यहीं पे उसने क्या किया था? गौशाला का जो नींव है उसको रखने का काम किया था। और ये हमारी क्या हो जाएगी? गौशाला। और ध्यान रखेंगे विश्व की पहली गौशाला ही कहां पे रहेगी? रेवाड़ी में रहेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शीतला माता का मेला किस नगर में आयोजित होता है? अब देखो भाई शीतला माता अगर अपन मंदिर की बात की जाए, ठीक है, किसकी? शीतला माता के मंदिर की अगर बात की जाए तो इस मंदिर से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी जानते होंगे कि शीतला माता जो मंदिर है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित रहेगा।
लेकिन क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भाई जो शीतला माता है ये कौन थी, तो इसका भी मैं बता ही देता हूं आपको कि हमारे जो गुरु द्रोणाचार्य है इसी की क्या थी, ये पत्नी थी, ठीक है, जिसको हम कृपी या चेचक्की माता के नाम से भी जानते हैं, कृपी, या फिर इसी को हम चेचक्की क्या कहते हैं, माता कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो शीतला माता का मेला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे ये चेचक रोगियों के लिए फेमस है। बताया जाता है चेचक रोग है वो यहां पर जाने से ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए कि भाई जो शीतला माता का मंदिर है इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था और कौन सी सदी में इसका पुनः निर्माण हुआ था। उसके बाद शीतला माता जो मंदिर है ये किसकी वास्तुकला क्या रहने वाली है। उसके बाद एक शीतला सराइन बोर्ड का गठन किया था, किसका, शीतला सराइन बोर्ड। और शीतला सराइन बोर्ड का जो गठन है वो कब किया गया था। उसके बाद आप आंसर करेंगे मेरे को इसके अध्यक्ष कौन रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक महादेव का मेला लगता है, ये कहां पे लगता है, किसका, महादेव जी का मेला। एक भगत पूरणमल का मेला लगता है, किसका, भगत पूरणमल का मेला। इस मेले के बारे में बताएंगे। भगत पूरणमल का मेला है ये कहां पे लगता है। एक हमारे पास लगता है बूढ़ी तीज का मेला, किसका, बूढ़ी तीज का मेला। उसके बाद एक लगता है हमारे पास तीज का मेला, किसका, तीज का मेला। और उसके बाद एक छड़ियों का मेला लगता है, ठीक है, कौन सा, छड़ियों का मेला कहां पे लगता है। इसके अलावा चलो पहले इनके हम करते हैं आंसर। देखो भाई शीतला माता का क्या बताना हमें, पुनः निर्माण, तो इसका पुनः निर्माण 18वीं सदी में हुआ था और उस राजा का नाम था राजा जवाहर सिंह, ठीक है। ये राजस्थान के राजा थे जवाहर सिंह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे राजा जवाहर सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया, पुनः निर्माण। बताया ये जाता है कि भाई जो राजा जवाहर सिंह है ये कोई युद्ध लड़ने जा रहे थे और इसने माता के मंदिर में माथा टेका और माता जी से मन्नत मांगी कि भाई अगर मैं युद्ध जीत गया तो मैं क्या करवाऊंगा, आपके इस मंदिर का पुनः निर्माण मैं करवाऊंगा, इसका जीर्णोद्धार मैं करवाने का काम करूंगा। और हुआ भी ऐसे ही कि राजा जवाहर सिंह वो युद्ध जीत जाते हैं और उसके बाद ये शीतला माता का जो मंदिर है उसका पुनः निर्माण करवाते हैं। और ये बात थी कब की, 18वीं सदी की। कब की बात थी, 18वीं सदी की। और राजा जवाहर सिंह भरतपुर के राजा थे, ध्यान रखेंगे भरतपुर राजस्थान के ये राजा थे। और जब इसका पुनः निर्माण राजा जवाहर सिंह राजस्थान के राजा के द्वारा करवाया जाएगा तो वास्तुकला भी कैसी होगी, तो ध्यान रखेंगे राजस्थानी वास्तुकला। कैसी, राजस्थानी। सराइन बोर्ड में इसको शामिल किया गया 1991 में। और सराइन बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो हमेशा ही प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री। महादेव का मेला भाई गुरुग्राम जिले के इच्छापुरी में लगता है, ठीक है, इच्छापुरी का ध्यान रखेंगे। भगत पूरणमल के मेले की अगर बात की जाए तो ये कासण गांव में लगता है जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आएगा। कहां पर, गुरुग्राम में। अगर बुड्ढी तीज के मेले की बात की जाए तो अल दुर्गा गांव में लगता है। कहां पर, अल दुर्गा गांव, गुरुग्राम में बुड्ढी तीज का मेला। तीज का मेला अगर पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, अंबाड़ा आएगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। छड़ियों का मेला अमूपुर गांव में लगता है, किसमें, अमूपुर गांव करनाल में लगता है। इसके साथ आप ध्यान रखेंगे मेलों का गांव किसे कहा जाता है, सालवान गांव करनाल को मेलों का गांव कहा जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाएगा, भिवानी को कहा जाएगा। और मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, बेरी गांव झज्जर को कहा जाता है, ठीक है। तो इन मेलों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। एक शाह चौका खोरी का मेला है, मुस्लिम समाज के लिए प्रसिद्ध है, वो भी हमारे गुरुग्राम जिले में लगता है, ठीक है, शाह चौका खोरी का। तो शीतला माता का मेला कहां पे लगेगा, ये गुरुग्राम में। कहां पर, गुरुग्राम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। देखो एक शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, पिछला प्रैक्टिस सेट था उसमें आ गया था ये बुजनी आभूषण वाला और मैंने ना गलती से इसको करवा दिया था शायद माथे के ऊपर, जो कि गलत था। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और ध्यान रखेंगे जो बुजनी आभूषण है ये हमारा कहां पर रहेगा, ये हमारा पहना जाता है कहां पर, कानों में पहना जाता है, ठीक है, कानों में। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम सत्यमेव की मेजबानी
कौन करते रहे हैं, ठीक है भाई। तो भाई ये जो टीवी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम जिसका नाम है सत्यमेव, और इस सत्यमेव की मई 2012 में शुरुआत हुई थी। कब? मई 2012 में। और ध्यान रखेंगे इनको कौन करते थे, आमिर खान का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कवि बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में अपने किस ग्रंथ में लिखा था? अच्छा, हर्ष चरित्र का अपने किस ग्रंथ में लिखा? भाई पता नहीं इसमें कैसे क्या है। वो बाण भट्ट की अगर अपनी बात हो रही है तो इसने किसकी रचना की थी? हर्ष चरित्र की, ठीक है। और इसके अलावा इसने किसकी रचना की थी? तो ये कादंबरी की रचना की थी, ठीक है। और ये कादंबरी हमें बताती है कि भाई जो प्रयाग कुंभ है इसकी शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी, ठीक है। किसने? हर्षवर्धन। इसके अलावा तमाम बातें हमें क्या बताती है? हर्ष चरित्र जो कि किसने लिखी थी? बाण भट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि। उसके बाद विश्व, अच्छा ये जिक्के का डाल दिया, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो ये तो भाई सारा रेगिस्तान हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। घड़ी सांपला में किस स्वतंत्र सेनानी का जन्म हुआ है? देखो भाई अपन अगर घड़ी सांपला की बात करें तो शायद पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में बताया था, और ये थे हमारे सर छोटूराम। कौन थे? सर छोटूराम का नाम ध्यान रखेंगे। अब देखो ज्यादा नहीं, आप बस मेरे को ये बता दो सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा आप क्या ध्यान रख सकते हो कि सर छोटूराम ने जो स्नातक की पढ़ाई की थी वो कब और कहां से की? सर छोटूराम ने जो वकालत की पढ़ाई की थी ये कहां से की थी, ठीक है। उसके बाद सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि से कब नवाजा गया था? सर छोटूराम को सर की उपाधि से कब नवाजा गया था? सर की उपाधि से कब नवाजा गया था? इसके अलावा सर छोटूराम ने किसकी स्थापना की थी? चलो इतने ही बता दो आप। इसकी मृत्यु और बता दो। हाँ, इसकी जो मृत्यु है ये कब हुई थी, ठीक है। तो देखो इन्हीं क्वेश्चनों के हम आंसर करेंगे। अगर बात की जाए सर छोटूराम के जन्म की 1881 में हुआ। स्नातक की पढ़ाई 1905 में की थी इसने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई इसने की। उसके बाद वकालत की पढ़ाई इसने 1910 में आगरा कॉलेज से की। कहां से? आगरा कॉलेज से। राय बहादुर की उपाधि इसको 1927 में दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा इस उपाधि को दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी। उसके बाद सर की उपाधि की बात करें तो 1937 में सर की उपाधि ये भी अंग्रेजों के द्वारा, और मृत्यु होती है इसकी कब? 1945 में। इसका पूरा नाम हो जाएगा राय बहादुर सर छोटूराम। क्या हो जाएगा? राय बहादुर सर छोटूराम के बारे में आप ध्यान रखेंगे। घड़ी सांपला में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। छोटूराम की सबसे बड़ी प्रतिमा, छोटूराम की सबसे बड़ी अगर प्रतिमा पूछ ली जाए तो ये भी कहां पे रहेगी? घड़ी सांपला रोहतक में रहेगी सबसे बड़ी प्रतिमा। छोटूराम के नाम से कोई भी शैक्षणिक संस्थान अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो हमारी मूर्थल सोनीपत में रहेगी, और छोटूराम के नाम से कोई भी तापीय विद्युत परियोजना पूछ ली जाए तो वो हमारी यमुनानगर जिले में रहेगी। उसके बाद आता हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पिछली ही क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस करा था हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में, और ये कौन हो जाएंगे? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने से पहले पंजाब की सरकार में किस पोस्ट के ऊपर थे, तो ध्यान रखेंगे जो भगवत दयाल शर्मा है ये पंजाब में सहकारिता मंत्री के पद पर थे। किस पद पे? सहकारिता मंत्री के पद पर थे। 1918 बेरी गांव झज्जर में इसका जन्म हुआ था। झज्जर से ये विधायक चुने गए थे पंजाब विधानसभा के लिए, लेकिन 1966 में जब हरियाणा का विभाजन हुआ तो उन 54 सीटों में जो विधानसभा का नेता चुना जाता है वो बी.डी. शर्मा को चुना जाता है, और यही हमारे हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके अलावा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के ये गवर्नर भी रह चुके हैं, और 1993 में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। उसके बाद आगे चलिए, आगे आता है भारत के किस शहर में IBM, अच्छा यार ये भाई बेंगलुरु में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे ये इसका, चलो उसके बाद क्वेश्चन है निम्न में से किस जगह पर मारुति सुजुकी का कारखाना है? अब देखो मारुति सुजुकी की अपन बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये तो सभी को पता होगा कि जी इसका कारखाना तो हमारा मानेसर गुरुग्राम में है, लेकिन इसकी हम एक बार डिटेल कर लेते हैं। इसकी स्थापना कैसे, किसने और कब की थी। देखो इसकी स्थापना होती है MTSL के नाम से, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, और ये जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम था संजय गांधी, ठीक है। संजय गांधी को तो सभी जानते होंगे। संजय गांधी के द्वारा मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसी का सपना था कि भाई भारत में क्या हो, सस्ती दरों पर क्या मिले, लोगों को कारें उपलब्ध करवाई जाए। तो उसी अपने सपने के साथ ये मानेसर में MTSL की स्थापना करते हैं। लेकिन ये जो है मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड, इसको कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। और ध्यान रखेंगे फिर इसने क्या किया संजय गांधी ने, मतलब कि इनका रुख हुआ, और रुख किसकी तरफ हुआ, तो ध्यान रखेंगे बात थी 1982 और 83 की। और 1982-83 ने इस कंपनी ने रुख किया जापान की तरफ, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जापान में जो हमारी एक कंपनी थी जिसका नाम था सुजुकी, ठीक है। और इस सुजुकी कंपनी ने अपनी 26% जो हिस्सेदारी है वो मारुति में डाल ली, ठीक है। 26% हिस्सेदारी कहां पे डालती है ये, मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड में। और 1982-83 को ही इसका नाम क्या हो जाता है, मारुति सुजुकी, ठीक है। अगर कभी आपसे मारुति सुजुकी की स्थापना पूछ ली जाए तो 1982-83, लेकिन मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड की स्थापना पूछ ली जाए तो 1970 ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक संस्था आती है SCERT, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताएंगे। इसके बाद आप इप्पा के बारे में बता सकते हैं, इप्पा की स्थापना कब हुई। एक संस्था आती है HREC के नाम से, एक स्थापना IIPM के नाम से, और एक हमारी संस्था आती है NBRC के नाम से। तो इनकी आप स्थापना बताएंगे कब हुई थी। इसके अलावा हमारे पास एक विप्रो कंपनी आती है, ये कहां पे रहेगी, इसकी स्थापना कब हुई। और एक हमारे पास बेन्नेटन कंपनी आती है, कौन सी, बेन्नेटन कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई और ये किस जिले में रहेगी। देखो भाई, अगर आप बात करें किसके बारे में, अपन बात करें SCERT, इसकी एक डेट है, ये आप ध्यान रख लेना। और SCERT की जो स्थापना है वो हुई थी कब, 1987 में। कब, 1987 में। हिप्पा की स्थापना कब हुई थी, 1987, अच्छा 87 3 89 ना, गलत बता दिया भाई, 1983 में हुई थी, ठीक है। सॉरी भाई, ये गलत बता दिया, 1983। हिप्पा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1900 ना, ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है भाई। एक मिनट ना, मैं इसको चेक कर लेता, थोड़ा कंफ्यूज होगा, शायद 1979 में हुई होगी, एक मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसकी ना 1979 में हुई थी। तो SCERT की बात करें तो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। हिप्पा की स्थापना है ये 1983 में हुई। HREC की बात करें तो 1987 में हुई। और IIPM, P से ध्यान रख लेंगे 95। और NBRC की स्थापना कब हुई थी, 1997। समझ गए। सारे की सारी संस्था अपने गुरुग्राम में रहेगी। ध्यान रखेंगे NBRC के बारे में, जिस प्रकार से यह पूछ लिया कि मानेसर में है, इसी प्रकार से NBRC की स्थापना ये कहां पर रहेगा, मानेसर में। विप्रो की बात करें तो इसकी स्थापना 1994-95 में हुई थी, गुरुग्राम में। बेनेटन कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 2008, जो कि लेदर के बैग और जूतों का निर्माण करती है, गुरुग्राम में रहेगी। इनकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो देखो SCERT ये हो जाएगा हमारा स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। हिप्पा की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा हरियाणा इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। HREC हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन। IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम मैनेजमेंट। NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे तमाम हो गए। अब देखो जो हिप्पा है ना, इसको हम कहते हैं हरियाणा लोक प्रशासन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है,
हरियाणा लोक प्रशासन। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे, गुरुग्राम में। अब देखो यहाँ पे पंचकुला ऑप्शन को मिलेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब आप हिंदी में पढ़ो तो एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो क्वेश्चनों को, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो उसको इंग्लिश में जरूर पढ़ा करो, आसान हो जाती है चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकेदमी और स्कूल स्थित है? तो भाई वीरेंद्र सहवाग की अपन बात करें तो ये कहां पे रहने वाला है, शहीदों का शहर झज्जर, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अनिता कुंडू कौन है? तो भाई अनिता कुंडू के साथ साथ है आप मेरे को संतोष यादव के बारे में बताएंगे, संतोष यादव कौन है। उसके बाद आप मेरे को अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताएंगे, अरुणिमा सिन्हा कौन है। इसके बाद आप शिवांगी पाठक के बारे में बताएंगे, ये शिवांगी पाठक है, ये कौन है। और अनिता कुंडू के बारे में तो हम कर ही लेंगे, ठीक है भाई, अनिता कुंडू। अब देखो भाई इनमें जो मैंने चार लिखे हैं, चारों की चारों पर्वतारोही रहेंगी। क्या रहेंगी? पर्वतारोही। संतोष यादव की बात करें तो ध्यान रखेंगे लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की प्रथम महिला, ये भारत की प्रथम क्या है, महिला है, ठीक है। जिसने क्या किया तो ध्यान रखेंगे लगातार 2 बार, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट को क्या करती है, ये फतेह करती है। कब कब किया तो डेट ध्यान रख लेंगे, 1992 और 1993। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा कौन है, ये भी पर्वतारोही रहेगी। और ध्यान रखेंगे ये हमारी भारत की प्रथम दिव्यांग पर्वतारोही, ये भारत की ध्यान रखेंगे प्रथम दिव्यांग पर्वतारोही रहेगी, ठीक है, दिव्यांग पर्वतारोही, ठीक है, जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। शिवांगी पाठक की बात करें तो इसको कहा जाता है ईगल ऑफ माउंटेन, ठीक है, ईगल ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है हरियाणा में। अनिता कुंडू की बात करें तो ध्यान रखेंगे चीन व नेपाल दोनों तरफ से, ठीक है, चीन की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी, किसको, ये जो हमारी माउंट एवरेस्ट है इसको फतेह करने वाली, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को क्या करने वाली, फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम कैसी भारतीय महिला कौन है, अनिता कुंडू। अब तो आपको पता लग ही गया होगा अनिता कुंडू क्या है, तो ये पर्वतारोही रहेगी। अगर इनका संबंध पूछ लिया जाए कि किसका संबंध कहां से है तो ध्यान रखेंगे, वैसे ही बता देता हूं मैं। संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी जिले से, अरुणिमा सिन्हा का संबंध फरीदाबाद बाबा फरीद की नगरी, शिवांगी पाठक का संबंध हिसार जिले से, इस्पात नगरी या स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। और अनिता कुंडू का संबंध भी कहां से रहेगा, तो अनिता कुंडू का संबंध भी हिसार जिले से रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM है, ये स्थित है, ठीक है, IIM। तो ये हमारा कहां पर हो जाएगा, IIM, ये भारतीय प्रबंधन संस्थान है, ये IIM हमारा रोहतक में स्थित रहेगा। ध्यान रखेंगे कहां पे, रोहतक, इसका आंसर आएगा, गुरुग्राम मत कर देना, वो IIPM है, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो भाई एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके बैठ जाइए, यहां पे मैं बहुत काम की चीजें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान, यहां से स्थापना डेट से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार आया है। तो आप इनको एक साथ कर लेंगे और आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो हमारी संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताएंगे, इसकी क्या बताएंगे आप, स्थापना। भैंस के बाद आप पता है क्या ध्यान रखना, केंद्रीय असौ अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद पता आप क्या ध्यान रखेंगे, केंद्रीय जो हमारा सुअर अनुसंधान जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। सुअर का नहीं, आप भेड़ का ध्यान रखो ना, हाँ भेड़ का ध्यान रखो, ठीक है, ये भी अपना सुअर भी यहीं पे रहेगा हिसार में, आप रखो भेड़ का। 3 चीजें ये ध्यान रखनी है, सभी को मिक्स नहीं करेंगे यहीं पे, और परमानेंट मेमोरी में इसको मैं सेट करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो एक आता हमारे पास राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, राष्ट्रीय पशु क्या
अनुवांशिक जो हमारी संस्थान रहने वाली है, ये कहां पर रहने वाली है, लेकिन आप डेट से क्वेश्चन बताएंगे इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी। एक हमारे पास आता है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक क्या ब्यूरो, ये हमारा कहां पर स्थित है और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। देखो भाई, केंद्रीय भैंस की अगर आप उन बात करें ना तो ध्यान रख लेंगे किसके बारे में, इसके बारे में कि केंद्रीय भैंस एक याद कर लेना, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी, ठीक है। और ये कहां पर है, ये हमारा हिसार जिले में है। कहां पर है, हिसार जिले में, तो इसका आंसर क्या आ गया, हिसार। अब देखो भैंस के बाद आप सीक्वेंस ध्यान रखना, असौ, और असौ की स्थापना कब हुई, एक साल बाद 1986 में, ये भी कहां पे रहेगा, हिसार में रहेगा। भेड़वाड़े की स्थापना कब हुई, तो इसकी आपको अलग से ध्यान रखनी है कि भाई भेड़ और भेड़ों की कोई पहचान नहीं, 68 से 70 कोई फिक्स डेट नहीं, 68 से 70 भेड़ की, और ये भी कहां पे रहेगी, हिसार में रहेगी। अब बात ये आती है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान है, ये हमारा धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, करनाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। इसका कैसे ध्यान रखेंगे कि भाई इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1984 में, कब, 1984 में। और पशु अनुवांशिक अगर ब्यूरो आ जाए तो इसकी स्थापना एक साल बाद 1985, और दोनों की दोनों संस्थानें कहां पे रहेंगी, करनाल में स्थित रहेंगी। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि भाई 1984, 85, 84, 85 सब कुछ है, मतलब गिद्ध मिल गई है, मैं समझ गया। अब देखो भाई गिद्ध मिल गई तो गिद्ध ने निकालेंगे, और कैसे निकलेगी ये, तो आप ये देखना कि करनाल और हिसार दोनों जिलों में बड़ा जिला कौन सा है, तो आप देखोगे क्षेत्रफल के हिसाब से जी बड़ा जिला तो हिसार है, और हिसार बड़ा है तो डेट बड़ी कहां पे आएगी, हिसार। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एक ही जिले में स्थित है उनकी 85, 86 है, और एक की 84, 85 है। इतना तो आप याद रख लोगे कि भाई 84, 85 या 85, 86, ठीक है। अब आपको दिक्कत कहां पे आएगी कि 85, 86 कहां पे आएगा और 84, 85 कहां पे आएगा, तो उसमें आप देख लेना कि जो बड़ा जिला है वहां पे हम बड़ी से शुरू करेंगे, और बड़ा जिला हमारा हिसार है, हिसार की 85, 86 और करनाल की 84, 85, ठीक है। और भेड़ की आपने पता ही है कि इनकी कोई पहचान नहीं, इनकी क्या नाम है, 1968 से लेके 70 आ जाएगी, कहां पे आ जाएगी, हिसार में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हो, और ये मैं बता देता हूं, इसको तो मैं 5 स्टार लगा दूं तो भी कम है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और पेपर में 100%, 99% गलत होगा आपसे, ठीक है। लेकिन अब आपने हमारी क्लास ले ली, और आपने हमारी क्लास ले ली तो आप कभी इसको जिंदगी में गलत ही नहीं कर सकते, ठीक है, यही तो खास बात है। और अभी तो आज आपने आज ली है, इतना पका दूंगा, मतलब आपका भाई जो दिमाग है ना, इन कति छिड़ा दूंगा, इन क्वेश्चन आते हैं, समझ गया, वैसे नहीं क्वेश्चन छिड़ा देंगे, आपका दिमाग बिल्कुल छिड़ा दिया जाएगा, सब कुछ यही भर दिया जाएगा आपके दिमाग में। 1984, 85, 2008, 1970, 1962, 1972, ठीक है, कूद कूद के पढ़ोगे पेपर में, पक्की बात है भाई, समझ गए। लेकिन भाई बात ऐसी देखिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई आपका भी कुछ फर्ज बना है, और आपका फर्ज के बना है वो आपने बेरा ही है, ठीक है, कि भाई मेरे को भी मोटिवेशन आएगा, और भी बढ़िया से बढ़िया जो कंटेंट है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई हरियाणा जो CD ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें 25% हरियाणा जी की आएगी, तो बहुत महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें से ना 10, 12, 10, 12, 15 तक ना सभी ले लेंगे, ठीक है ना, मतलब 12, 13, 14, 15 तो उसमें सिलेक्शन होगा नहीं। हमने तो मुंह छेड़ी है कि 25% बटे 25%, एक आधा गलत हो जाए वैसे ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 25 के 25 जो परसेंटेज जो हमारा 22-23 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे वो कब ठीक होंगे, जब आप चीजों को बार बार पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो अगर आपको ना क्या चाहिए, आज के दिन मैं भी देखता हूं भाई, मेरा मतलब कि कई साल का एक्सपीरियंस है, और अब भी अपने आसपास बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं, तो उनमें मैं देखता हूं कि हम रूटीन नहीं बना पाते चीजों का, ठीक है। आप खुद से पढ़ोगे इतना रूटीन नहीं बन पाएगा। और इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं भैया, हमारे जो यूट्यूब वगैरह पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं सब मतलब कि अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो इस प्रकार से मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब नहीं कर रहे। स्टार्टिंग में की होगी लेकिन अभी वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे। मैं भी देखता हूं मतलब कि कोई भी ऐसा टीचर मेरे को नहीं लग रहा कि जो बिल्कुल ना मतलब किस प्रकार से फोकस होकर और मेहनत करके चीजों को बार 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 मतलब घस दे, ठीक है, तो कोई घस्सी काट ना रहा, ठीक है। वैसे ना सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और
अब आपका क्या बनता है, तो भाई आप अगर यहाँ पे हो, आपको लग रहा है कि भाई एक्चुअल में मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा आपको कंटेंट दे रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो भाई ये क्या नाम है, शेयर और सब्सक्राइब करवाना तो आपको बनता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको हरियाणा में टॉप चैनलों में लेके जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी दक्षिणा है, ठीक है। और बाकी भाई ये चीज की आप पूरी गारंटी देते हैं कि जो सब्जेक्टिव है ना, और जितने भी क्वेश्चन है, मैं सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है ना। एक के जो क्वेश्चन है ना, मैं कि खालसी खींच देंगे कति, ठीक है। अभी तो क्या है, कितने 30-35 प्रैक्टिस सेट हुए, अभी तो 100 पार पेपर लिए हैं, ठीक है। और ये भी मत सोचना कि जी 10-12-15 क्वेश्चन इतने आप करवा रहे हो, इतने क्वेश्चनों में तो क्या होगा। आप देख रहे हो कि 15 क्वेश्चनों के पीछे कितना भारी मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही डेट वेट आएगी ना, तो चाहे मेरे को मैराथन क्लास लेनी पड़े, ठीक है, इसके अलावा लंबी क्लास लेनी पड़े, सब लेंगे, लेकिन आपको याद करवाएंगे। ये नहीं कि भाई सिलेबस पूरा करवा दिया, पेपर आ गया, ठीक है, सारे फटाफट करवा दिए ना, क्लास से इसी प्रकार से चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा ना, मैंने आपसे पहली क्लास में, शायद दूसरी क्लास में मैंने आपसे आश्वासन दिया था, ये मैंने आपसे वादा किया था, ठीक है। अब देखो, जो आप किसी को मतलब कि आप शेयर करोगे कि भाई ये जो है क्या नाम, सजेस्ट करोगे कि भाई ये चैनल है, यहाँ पे अच्छा कंटेंट दे रहे, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अब वो करे ना करे उसकी मर्जी है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अपने यहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं हुए, चैनल ठीक से नहीं चला, तो हम जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं रखेंगे, या फिर हम हताश होके बैठ जाएंगे, ठीक है। मेरे को संघर्ष करने में ना बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है कि मेरे को कहां पे लेके जाते हो, आप इस चैनल को कहां पे लेके जाते हो। और जो स्टूडेंट अपने बिल्कुल नए इससे जुड़े हैं, एक एक स्टूडेंट का मेरे को नाम भी याद होता जा रहा है, जो आप कमेंट करते हो ना, तकरीबन जैसे कि अपने संदीप तंवर जी है, एक मोहित जो रोहतकिया करके हैं, अपने क्या नाम है, एक वो क्या नाम है उसका, प्रकाश करके है ना, एक हमारे प्रकाश जी है, एक तायल जी है, इसके अलावा ज्योति जाजम भी है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो हमारे क्या नाम, एक दादरी से मैडम जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट जिनके मेरे को ना रैंडमली नाम से याद हो गए हैं। तो भाई आप लोग ही हो जिसको मतलब कि स्टार्टिंग में मतलब कि मैं ये कहूँ कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने जो आप पहले स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उनसे ना तो दिल से ये एक अटैचमेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नहीं मिला हूँ, आपको नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ना एक हृदय से ही अटैचमेंट है। कल भी जैसे क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इश्यू था, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि भैया आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। आगे कभी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं आएगी, उसी की उम्मीद करेंगे। बाकी कभी आ भी गई तो उसकी भी हम भरपाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनलों को सब्सक्राइब करवाना, एक टारगेट लेके चल लो। अगर यार आप कितने जुड़े हुए हो, मेरे ख्याल से 1300-1400 के आसपास है, सभी जुड़े हुए, और मैंने ना मतलब कि सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हुए, इसमें कोई मतलब फालतू का नहीं करवा रखा, ठीक है। तो अगर सारे आप 5-5, 10-10 का भी टारगेट लेके चलोगे ना, तो आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। और मेरा मनोबल भी बढ़ जाएगा। तो भाई चलो, ज्यादा समय जाया नहीं करना, तो आप देख लेना, जो आपको उचित लगे ना वो कर लेना, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से सजेशन दे दिया, बाकी आप देख लेना, कोई दबाव भी नहीं है। चलो भाई आगे। उसके बाद आता है हरियाणा भाषा को वर्तनी में लिखा जाता है। तो ये हमारा आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई। तो देखो भाई, हरियाणा भाषा को वर्तनी में लिखा जाता है, कौन सी वर्तनी में लिखा जाता है। अब देखो, हरियाणवी जो भाषा है इसकी अगर मैं बात करूं, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे, जो हमारा हरियाणा है, ठीक है, इस हरियाणा की जो राजभाषा अधिनियम है ये कब आया था। राजभाषा का अधिनियम मैंने बताया था ना, भूलने नहीं दूंगा। आप कोशिश करेंगे कि भूल जाएं क्वेश्चनों को, लेकिन मैं भाई साहब आपको भूलने नहीं दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। हरियाणा राजभाषा अधिनियम याद आ गया होगा ना, 1969 में आया था। लेकिन उसके बाद बात आती है, अपने हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, अपने हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है, इस हमारी हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा का विकास कहां से हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये हमारी निकली कहां से है, ये कहां से जो क्षेत्रीय भाषा है ये कहां से निकली है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्षेत्रीय भाषा है ये कौन सी बोली से निकली है, कौन सी बोली से ये निकली है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे जिस बोली से निकली है वो बोली किसका रूप मानी जाती है। अब पूछ ले भाई, एचएससी वाले कहां तक जाएंगे, सारे लिख दिए। देखो भाई, अगर आप उन्हें बात करें किसके बारे में कि भाई क्षेत्रीय भाषा हमारी कौन सी है, तो वो तो हमारी प्यारी हरियाणवी है। कौन सी है, प्यारी हरियाणवी है। इसका विकास कहां से हुआ है, इसका विकास सौर सैनी से हुआ है, ठीक है, सौर सैनी। अब भरत
यहीं से इसका विकास हुआ है। उसके बाद ये कहां से निकली है भाई, ये कहां से निकली है, तो हमारे पास हिंदी कई प्रकार की, अगर किसी स्टूडेंट ने हिंदी की क्लास कहीं से भी ली होगी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो उसको पता होगा पश्चिमी हिंदी। अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा, हरियाणा जीके में इसको पढ़ रहे हो, तो भाई इसको रट लेना बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कहां से निकली, पश्चिमी हिंदी। अब देखो किस बोली से निकली है, तो हमारे पास एक बोली थी, कौन सी, तो वो हमारे पास थी कोरवी बोली। और ये कोरवी बोली किसका रूप मानी जाती है, तो ये खड़ी बोली का रूप मानी जाती है। किसका, खड़ी बोली का रूप मानी जाती है। हरियाणवी भाषा हमारी क्षेत्रीय भाषा की जो लिपि है वो क्या रहने वाली है, तो ध्यान रखेंगे हमारी क्षेत्रीय भाषा की लिपि भाई रहेगी देवनागरी। कौन सी रहेगी, देवनागरी। और इस हरियाणवी भाषा को, वर्तनी को क्या कर देंगे हम, तो इसका आंसर हम कर देंगे देवनागरी। तो भाई साहब उम्मीद करता हूं हमारी क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, और बहुत आपको मजा आया होगा, और आपको अंदर से फीलिंग भी आ रही होगी कि बहुत अच्छा कंटेंट है। तो भाई अब आप सभी साथियों से विदा लेने का समय आ गया है, और थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने बातें बताई उसको मैं अब रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन आप उस चीज को ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। इसके अलावा जो जो स्टूडेंट देखते हैं क्लास को, वो कमेंट जरूर कर दिया करो। मैं एक एक स्टूडेंट का जो कमेंट है ना वो पढ़ने का काम करता हूं, और ये जो कमेंट है ना, मतलब सब्सक्राइब इतने इंपॉर्टेंट ना है, हो ना हो मत हो, लेकिन आपके कमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे मेरे को एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई अगर आपने वीडियो देखी है, आप डेली देखते हैं, तो आपका फर्ज बनता है, और फर्ज ही नहीं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आप हमारे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे अगली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है भाई।